डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जीएस में एक केमिस्ट्री भी सब्जेक्ट होता है, तो उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग। और ये ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो सब एग्ज़ाम में आप जनरल देते हैं, थोड़ा और ऊपर लेवल का देते हैं, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन लिए हैं। मैंने सब्जेक्ट पर तो पूरी बात हम लोग करेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको लेके हम एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, चाहे देखें जब कैसे कुछ समय तक साइंस में केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, सब चलेगा धीरे धीरे, लेकिन अभी शुरुआत है। तो इसमें हम लोग केमिस्ट्री से कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और साइंस तो समझने का चीज़ है, तो साइंस अब एक बार समझ जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमारी कोशिश होगी जो ये तो क्वेश्चन है, हर चैप्टर को बेसिक से केमिस्ट्री में जो पढ़ना है आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, केमिकल बॉन्ड पढ़ना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है, एसिड बेस साल्ट पढ़ना है, मोल कंसेप्ट पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, जनरल केमिस्ट्री है, फिर ऑर्गेनिक है, तो सब धीरे धीरे हम लोग सब चैप्टर पढ़ेंगे। वो तो पूरा सब्जेक्ट जब चलेगा उसका कोर्स हम लोग चलाएंगे। अभी तो तत्काल आप लोगों से एक जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं, और जो जुड़ना क्या है, जो आपके लिए बताया जाता है आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हेडिंग तो ये है केमिस्ट्री में, और कुछ ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझने का कोशिश कीजिएगा। परीक्षा पास करना अलग चीज़ है, ज्ञान होना अलग चीज़ है, लेकिन ये सच है जो एक बेरोजगार बच्चे के लिए चाहे एक आदमी के लिए परीक्षा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो अभी बात बहुत हम नहीं कर पाएंगे कि पैसा, नौकरी का संबंध पैसा से होता है, लेकिन सब्जेक्ट का ज्ञान, सब्जेक्ट का जानना ज्ञान से है। तो हम लोग पढ़ते हैं इसीलिए नहीं कि हमको ज्ञान हो जाए, हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि जॉब हो जाए। तो तत्कालिक यही उद्देश्य है हम लोग का, जिससे आपको ये हो जाए, साइड बाई से कोशिश होगी आप सीखें भी। तो ये तो केमिस्ट्री है, इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है मेरे लिए, और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही क्वेश्चन है। तो आप देखें यहाँ तो क्वेश्चन कर रहा है कि कोई तत्व, ये सब आगे हम पढ़ेंगे, तत्व किसको कहते हैं, यौगिक किसको कहते हैं। परमाणु संख्या 11 है, ठीक है, बहुत सिंपल सा लिए हैं, पहला चैप्टर है ये सब कॉमन चैप्टर है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड, पीरियोडिक टेबल, रेडियो एक्टिविटी, एसिड बेस साल्ट, ऑक्सीडेशन डिटेक्टर, इसे आप पूरा केमिस्ट्री समझ लेंगे जो हमारा पढ़ाने का तरीका है। तो परमाणु संख्या 11 है और द्रव्यमान संख्या जो है 23 है। तो उसमें क्रमशः लिखा हुआ है, प्रोटॉन दैट इज P, इलेक्ट्रॉन दैट इज E, न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः, देख रहे हैं। तो आपको पहले भी आंसर बता देते हैं, तब आगे चर्चा करेंगे। इसका आंसर आपका ये है। तो यहाँ कोई माने नहीं है, वहाँ ऑप्शन दूसरा भी रह सकता है। तो प्रथम तो ये समझिए परमाणु संख्या होता क्या है। तो किसी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का या उस खास तत्व का परमाणु संख्या कहलाता है, जिसे कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफिनीशन भी बोलते चलते हैं, कुछ नहीं, आप सुन लीजिएगा, परीक्षा में बनाइएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन रेस्पेक्टिव एलिमेंट इज टर्म्ड एज एटॉमिक नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। घबराना नहीं, हिंदी इंग्लिश साइंस तो इंग्लिशे का चीज़ है, लेकिन कोशिश होगी जो बताएंगे। तो किसी तत्व में जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो प्रोटॉन की संख्या जो होती है वही उसका परमाणु संख्या है। ये सब अपने आप में क्वेश्चन है। आप यही सब क्या, एक बार पर सेट वाले लोग क्या करते हैं, एक ही चीज़ को 5 बार लिख देते हैं। एक बार पूछे परमाणु संख्या किसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी को P के, तो उस पर मेरा नियंत्रण नहीं है। वो मार्केट में हम, उस पर मेरा नियंत्रण, मेरा जो काम है वो हम करते हैं। तो किसी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। और नया चीज़ सीखिए कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये ख्याल रखेंगे। दैट इज वाई एटम इज न्यूट्रल। यही कारण है कि परमाणु उदासीन होता है। पढ़े होंगे 9, 10, 11, 12 सब पढ़ना है।
सब पढ़ना है और पढ़िए साइंस। तो कुछ दिन के बाद आपको मेरा किताब ही मिलेगा, अभी बन रहा है, तो अभी तो उसमें आया नहीं है, तो उसमें देखिएगा सब चीज लिखे हुए हैं। तो किसी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु संख्या कहलाता है, जिसे कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। हो गया। और जितना पी होता है उतना ही ई होता है, यही कारण ये परमाणु उदासीन होता है। तो आउट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, 3 मौलिक कणों में से P+N जो होते हैं उस परमाणु के केंद्रक में रहते हैं, और शेष जो रेस्ट पड़ता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन पार्टिकुलर पाथ। तो वो तो पढ़ाएंगे बोरबोरिक स्कीम वगैरह वगैरह, तो अभी उस पर नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन ये सब पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन हम सिंपल ले लिए हैं जो आपको टफ भी ना लगे और परीक्षा में इंटरेस्ट भी जगे, नहीं तो पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें तो बात होगी। तो जितना पी होता है उतना ही ई होता है, ये ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि परमाणु संख्या 11 है, तो 11 है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, 11 पी होगा। तो मिल गया आपका। पहले पूछ रहा है प्रोटॉन, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये हो गया। कुछ है तो नहीं, देखते देखते दोनों हाथ से भर दीजिए, कुछ नहीं रहता है। जनरल साइंस में 1-2 क्वेश्चन रहता है तो पढ़ना पड़ेगा। साथ साथ न्यूट्रॉन है, तो हमने क्या बताया कि आपके पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, पी, एन और ई। ये 3 में से जैसे सपोज हमने कोई ले लिया एलिमेंट ले लिया, इसका न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अभी तो शॉर्ट में पढ़ाएंगे चैप्टर तक, तो इस पर P+N रहता है, ये ख्याल रखिए। अब P+N ही ए ही जेड, P+N जो है यही ए है। तो किसी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु संख्या कहलाता है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, यही कारण जो परमाणु उदासीन होता है। अब P+N के योग को टोटल नंबर पर P प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली टर्म्ड एज एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट नहीं, परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं, परमाणु भार नहीं, एटॉमिक वेट दूसरा चीज है। तो वो सब लेंदी मत बनाइए, पहले सीखिए, वो सब कंपेयर जब पढ़िएगा तब समझ में आएगा। तो ये नंबर है, तब P+N जो है वो ए है। तो किसी तत्व में उपस्थित P+N प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। समझ गए। तो पूछ रहा है जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी तो आपको जानना है। तो ये टेक्निक नहीं तो पढ़ाएंगे चैप्टर, तो यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, लिख के अभी सुनिए, कि तो चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे तो प्रॉपर आपको PDF मिलेगा, चाहे जो क्लास होगा। अभी तो आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो लिखना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो A-Z होता है, ये ख्याल रखिएगा। तो ए आपके पास कितना है, परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23 है, जेड कितना है, 11 है, तो कितना होगा 12। एक एक चीज तोड़ दिए, इस पर चैप्टर पढ़ना पड़े। तो प्रोटॉन 11, प्रोटॉन होगा इलेक्ट्रॉन होगा ही, और न्यूट्रॉन कितना 12, तो आपका आंसर ये हो गया। और कुछ कहिएगा तो इसमें और सीख लीजिए कि पार्टिकुलर जो एलिमेंट है सीधे लिखा हुआ है तत्व जो है ये सोडियम है, बच्चे से पढ़े होंगे, सोडियम ये 23 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास 23 है। इतना ही कीजिए आप, इतना कीजिएगा तो बहुत कुछ मिलेगा। इस पर तो पूरा चैप्टर हम और कुछ इस चैप्टर का चीज़ चर्चा करेंगे। फिर उसी से रिलेटेड है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का चीज है। कोई धातु कह दिए पहले ही ये, तो इसमें तो है नहीं कुछ दिया हुआ, जिसका ए का मान 39 है। तो ए दैट इज, यहां देखिए, ए मीन्स एटॉमिक मास, माने परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान का मान कितना है 39। और जेड क्या है,
जेड जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, अभी बोले हैं ना, एक दूसरे से एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर होता क्या था? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर जो है से आपका क्या है, सॉरी एटॉमिक नंबर ये जेड है, एटॉमिक मास ए है, तो ये आपका कितना है 19 है। तो अभी क्या निकाले, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो ए में कितना है आपका 39 और ये जो है 19, तो कितना हो गया 20। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। और भी आप जानना चाहते हैं तो जिसका एटॉमिक नंबर माने जेड का मान 19 है और ये मास है, तो ये जो एलिमेंट होगा ये जान लीजिए, साथ साथ कर देते हैं, ये पोटासियम है। समझ गए होंगे? इतना आप कीजिए, और चैप्टर की बातें जो धीरे धीरे ग्रेजुअली हम चर्चा करेंगे इस पर। फिर क्वेश्चन, कोई धातु, तो इसमें जो कुछ भी है डाल दिए हैं, नहीं तो इसमें चाहते थोड़ा इसको ट्विस्ट करते तो धातु भी डाल देते, लेकिन अभी उसको आपको उलझा नहीं रही, सब धातु है, ख्याल रखिए। धातु किसको कहते हैं, धातु किसको कहते हैं, आगे चैप्टर आएगा, लेकिन सिंपली में धातु हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अवकारक होता है। सब क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लोग रटते हैं। धातु हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट अवकारक हो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जो मॉडर्न लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज ऑक्सीजन, वेयर एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज रिडक्शन, अवकरण। मेटल ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट while non-metal usually almost oxidizing agent। मैंने धातु हमेशा अवकारक होते हैं, तो अधातु तो उल्टा होता है। तो अधातु को होना चाहिए क्या, कि हमेशा वो अवकारक होना चाहिए, सॉरी ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक प्रायः जो होता है वो ऑक्सीकारक होता है। इसका क्या मतलब, बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे, अभी तो शुरुआत है, पहली मुलाकात है, तो कितना सीखिएगा। तो कोई धातु जिसका जेड का मान 20 है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है, किसी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या है। फिर कहता है ए का मान, ये जो है आपका जेड बराबर है 20 और ए बराबर है 40, हो गया। तो इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है जो कौन सी धातु, इसमें तो और अटपटांग चीज है, लेकिन धातु, तो ये 20 वाला जो होगा ये कैल्शियम होगा। तो कैल्शियम का ऐसे लिखते हैं आप, कुछ टफ नहीं करे, हम सिंपल लिए हैं, इन कंसेप्ट वाला चीज़ है। ये सब समझने लिए तो आगे धीरे धीरे पूरा केमिस्ट्री 4-5 चैप्टर पर समझ। तो ये जो हो गया आपका, ये और जानना चाहिएगा तो इस सब मेटल है। ये फर्स्ट ग्रुप का मेटल है, ये सेकेंड ग्रुप का मेटल है, ये फिर फर्स्ट का है, ये फिर सेकेंड का है। कितना कहें, अभी हौच-पच हो जाएगा। तो धातु है कौन, तो कैल्शियम हो गया। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो सिंपल में तो आप लोग रट लेते हैं। तो समस्थानिक होता क्या है, ऐसे देखिए, आइसोटॉप्स। तो आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉप्स का मतलब होता है प्लेस इन पीटी। पीटी मीन्स पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते हैं, अभी जो हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसमें देखिएगा जो मेडिकल इंजीनियर के बच्चे तैयारी करते हैं, अब तो सब आपके मोबाइल में मिलता है। तो पीरियोडिक टेबल जो है सो मोसले का है, सब बोलते चलते हैं, सब आप सेट उट बनाते हैं, मोसले का पीरियोडिक टेबल है। यही जो मॉडर्न है इसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी बोलता है। ये 1917 में बना है, सब हम पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए, डोंट वरी एट ऑल, सब पढ़ाएंगे। तो आइसो का मतलब सेम और टॉप का मतलब प्लेस, कहाँ, पीरियोडिक टेबल में। तो समस्थानिक, तो समस्थानिक कहते हैं किसको, तो वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो, भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं।
अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को जो वर्गीकृत किया गया है वो परमाणु संख्या पर किया गया है। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे 1869 में, वो रसियन है, ये अंग्रेज वैज्ञानिक है, समझे। तो उसका आवर्त सारणी जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, लेकिन वो डिस्कार्ड कर दिया। अभी जो हम आप पढ़े हैं, जब से पढ़े आप पढ़े, आगे भी पढ़ते होंगे, जो बच्चे पढ़ते हैं, तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो मोसले का 1917 के है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है परमाणु संख्या पर आधारित है, और वो जो है मेंडलीफ का 1869 वाला वो परमाणु द्रव्यमान पर है, वो रसिया का वैज्ञानिक है। तो स्थान का निर्धारण किसी तत्व का उसके वैलेंसी से करते हैं, यानी संयोजकता। तो संयोजकता होता क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट इज टर्म्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। वैसा बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा आपको, समझे। तो समस्थानिक, तो समस्थानिक तो हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। तो इसके समस्थानिकों की संख्या 3 है। तो पहला है, जैसे भी ये दो तरह से आप लिखते हैं, एक जो है इसको पढ़िएगा प्रोटियम, यहाँ इसकी जरूरत है नहीं, हम बता देते हैं। ये हाइड्रोजन जो है देख रहे हैं सबका एटॉमिक नंबर 1 के है, लेकिन इसमें ये 2 है। ये जो है ड्यूटेरियम है, और तीसरा जो है ये देख लीजिए ये 3 है, ये ट्रिटियम है। ये लिख दिए हैं। एक इसमें और भी सीख लीजिए, कौन ऐसा हाइड्रोजन का समस्थानिक है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो यही प्रोटियम वाला। हाइड्रोजन को देखिएगा तो सब ये फर्स्ट का एलिमेंट है। वो तो जब क्लास चलेगा तो सब आपको इमेज लाएंगे, हम पीरियोडिक टेबल का सब लाएंगे, तभी तो शुरुआत है, इसलिए थोड़ा देख रहे हैं जी आपको बर्डन नहीं लगे। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी, 3 समस्थानिक। होता क्या है, तो ऐसा था जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। सम का मतलब समान, स्थान का मतलब पीरियोडिक टेबल में। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है से परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु संख्या क्या होता है से आप पढ़ चुके हैं। और तत्वों का वर्गीकरण, वर्ग का निर्धारण जो होता है, जिसको वर्टिकल उदग रूप में कहते हैं, लंबवत कहते हैं, वो वैलेंसी पर निर्भर करता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता क्या है, तो किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाती है। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे, वैसा आ भी रहा है, अब ये दिखा देंगे। जैसे आप पढ़े होंगे, बच्चे से पढ़े होंगे, ये तो सब लोग पढ़ेंगे। यही टेबल साल्ट है, डेली खाते हैं, जिसको नमक कहते हैं। तो क्या बनाए हो, बच्चे से याद कीजिए ना, कोई बोर्ड में पढ़े NaCl, ये पढ़े होंगे। तो सोडियम का तो परमाणु संख्या 11 है, देख रहे हैं 23 है, लेकिन भाग इसमें कौन रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है। फिर पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, सब आएगा चैप्टर, डोंट वरी एट ऑल। पढ़ाएंगे, अभी तो एक के बार बर्डन देंगे तो हार्ड लगने लगेगा, दूसरा में साइंस है। तो समस्थानिक सामान्य स्थान, अब शॉर्ट में कर देते हैं। स्थान का मतलब आवर्त सारणी में और आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण चाहे स्थान जो दिया गया है वह परमाणु संख्या पर दिया गया है। परमाणु संख्या किसी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या होती है। और जितना प्रोटॉन होता है उतना न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, यही कारण परमाणु उदासीन होता है। परमाणु के केंद्रक में पी रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ खास। और बोर बोडी का स्कीम पढ़ाएंगे, बोर बोडी की योजना, तो उसमें और स्पष्ट होगा। बहुत सारा वैसा क्वेश्चन बना हुआ, साइंस से समझने का चीज़ है। एक बार समझ लीजिएगा तो दोनों हाथ से भर दीजिएगा। जो आपके जीएस का क्वेश्चन रहता है, मेडिकल इंजीनियरिंग वाले के लिए नहीं है, तो जीएस के लिए है। तो कोशिश होगी जितना आप साथ दीजिएगा, पढ़िए। निम्नलिखित फिर लिख दिए, धातुओं में सर्वाधिक क्रियाशील कौन होता है। तो ये तो एक बार बीपीएससी में आया था, बड़ा बर्निंग, इस बार तो बोलना ठीक नहीं रहेगा। इसका आंसर आपका ये हो गया।
तो क्रियाशील, क्रियाशील जो होता है ऐसे समझिए, क्रियाशीलता जो है से टॉप टुवर्ड्स बॉटम ऐसे, इसको कहते हैं वर्ग, हो गया। ऐसे वाला को आवर्त कहते हैं, ये ख्याल रखिए। कितना वर्ग हो, इसको पीरियड्स, हो गया, इसको क्लास या ग्रुप, समूह भी। अभी चिंता न कीजिएगा, सब प्रॉपर इस पर नोट मिलेगा, सब डिस्कस करेंगे। अभी तो आपको ये तैयार कर रहे हैं कि कितना सीखना है और कैसे सीखना है। तो ये वर्ग जो है वर्टिकल है, लंबवत, ऊपर से नीचा किया, आई हॉरिजॉन्टल लैटिज, इसको पीरियड कहते हैं। तो क्रियाशीलता जो होती है टॉप टुवर्ड्स बॉटम, ये बढ़ते जाती है, ये ख्याल रखिएगा। तब क्रियाशीलता क्या है, क्यों बढ़ती है, इस पर चर्चा करेंगे। और क्रियाशीलता जो है से लेफ्ट टू राइट दैट इज पीरियड में घटते जाती है, हो गया। अब ये थोड़ा अटपटन क्वेश्चन है, अटपटन तो नहीं है, कंसेप्ट वाला है। एबीसी कर देना दैट इज डिफरेंट, वो अलग बात है। लोग आता है परीक्षा में, आता आया भी था एक बार बीपीएससी में, तो लोग परेशान हो गए थे, सब कैसे बोले, सब परेशान हो गए थे। ये बोलना ठीक नहीं रहेगा। बताएंगे, पढ़ा रहे हैं। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, देखिए इसको। तो पहले तो ऐसे आप समझिए, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, सीख लीजिए। ये सोडियम जो है से, सोडियम आपका 11 है, ठीक है, 23 है। मैग्नीशियम जो है से 12 है, ये 24 होता है। पोटासियम जो है से K 19 39, सब लिख देते हैं, सब पढ़ना पड़ेगा, साइंस तो पढ़ना पड़ेगा। ये कैल्शियम 20 जो है से ये 40 है। जब आप देखेंगे अभी जो पढ़े तो ये आप पढ़े होंगे, सब पढ़ाएंगे। 2 8 1, 2 8 2, 2 8 8, अब नया चीज आ गया, 2 8 8 1 है, ये 2 8 8 2, ये कर दिए हैं, सब पढ़ना है, अब चिंता मत कीजिएगा, सब पढ़ाएंगे, हो गया। तो इसका वैलेंसी 1 है। तो वैलेंसी होता क्या, सर, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन 3 प्रकार के होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन, भी चर्चा करेंगे हम आगे जब आएगा टॉपिक। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे अभी क्या देखा, सोडियम है, तो सोडियम के पास तो इलेक्ट्रॉन 11 है, लेकिन देख रहे हैं Cl- है, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है सोडियम क्लोराइड बनाने में। यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड बनाइएगा तो 2 ही भाग ले रहा है, हो गया। तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी तत्व का हो तो वो इसका वर्ग या समूह संख्या होता है, ये ख्याल रखिएगा। ख्याल नहीं रखिएगा, पढ़ना है, हम थोड़ी ख्याल कराएंगे, यही पढ़ना है। तो ये ग्रुप हो गया आपका सोडियम फर्स्ट का, मैग्नीशियम हो गया सेकेंड का, ये पोटासियम फिर फर्स्ट का हो गया, ये सेकेंड का हो गया, हो गया। तो सेकेंड वाला में आपका कौन देख रहे हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम है, सेकेंड ग्रुप का है। तब फर्स्ट जब ऐसे है, ये सब जब पढ़ाएंगे प्रॉपर, जब क्लास चलेगा तो इस पर आपको इमेज इन पीरियोडिक टेबल लाएंगे, आप चिंता मत करिएगा, इसका कुछ नहीं आपको चिंता करना है। तो ये तो सेकेंड है, और सोडियम जो है और पोटासियम, ये दोनों फर्स्ट का है। तो ये इधर है, ये इधर है, ये लेफ्ट में है। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, पीरियड है। बायां से दायां जब जाते हैं तो क्रियाशीलता किसी तत्व का घटते जाता है, ये ख्याल रखिए। अब पूछ रहा है जो सर्वाधिक मोस्ट रिएक्टिव, तो ये दोनों तो मैग्नीशियम और कैल्शियम तो होगा नहीं, ये फिक्स हो गया। इस पर तो अगला क्वेश्चन हम बता देंगे, लेकिन हौच पौच हो जाएगा। इसी में रहेगा जो लिस्ट क्रियाशील कौन है सबसे, तो फिर अभी उतना मत लीजिए, अभी पढ़िए, 2-4 दिन तक दिमाग ही हो जाएगा। तो सोडियम पोटासियम ये क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। तो पूछ रहा है सबसे अधिक, तो ये और ये तो होगा नहीं आपका। अब बचा ये सोडियम और पोटासियम। तो सोडियम का 2 8 1 है, पोटासियम का 2 8 1 है, दोनों तो फर्स्ट का ग्रुप है, याद आ गया होगा। तो क्या होता है, क्रियाशीलता क्यों बढ़ती है ये भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्या बोल देंगे अभी। तो क्रियाशीलता टॉप दैट इज ग्रुप में बढ़ती है
तो क्या है, ये आवर्त देख रहे हैं, 2 8 1 है, 2 8 3 है, ठीक है। तो ये सोडियम, यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन है, इसके बाद में लिथियम है, इसके बाद में सोडियम है, इसके बाद पोटेशियम है, इसके बाद में फ्रेंसियम है। तो पढ़ने का चीज़ है, जितना पढ़िएगा उतना हम बोलेंगे। तो देख रहे हैं ऊपर से नीचे, तो इधर 3rd पीरियड में, 4th पीरियड में, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो होगा से ये होगा। आप सेट उट बना लेते हैं, रट लेते हैं, छोटा मोटा किताब में देखते हैं ये क्रियाशील है, क्रियाशील, यही तो हुआ था बीपीएससी के परीक्षा में कुछ दिन पहले, 2-4 साल पहले यही हुआ था कि सब लोकल किताब में लिखे सोडियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। सोडियम वहाँ था लेकिन पोटासियम पर ध्यान ही नहीं था, पूरा घूम रहा था। तो ये बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ये सब थॉरो स्टडी का चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील आपका कौन हो गया, ये पोटासियम। क्यों, इसलिए क्रियाशीलता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती जाती है, यानी वर्ग में सम बढ़ती है, और लेफ्ट टू राइट दतिया वर्ग में घटती है। हो गया। एक रहेगा जो 2 मेटल है, 2 नॉन मेटल है, तो मेटल हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हमेशा अवकारक होता है, वो क्रियाशील होगा ही। लेकिन जब ये एक से ज़्यादा मेटल हो, तो सब तो मेटल है, सोडियम पोटासियम मैग्नीशियम कैल्शियम सब मेटल है, तो इसमें कौन होगा, तो ऊपर से नीचे। और भी बोल देते हैं कि टॉप टुवर्ड्स बॉटम, यानी वर्ग में समूह में क्रियाशीलता इसलिए बढ़ती है कि आईपी का मान घटते जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये सब पढ़ाएंगे जब टॉपिक आएगा, चैप्टर तो पूरा प्रॉपर जो नोट है, जो पढ़ना आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन कहीं का बनाइए, तो आईपी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड स्टेट ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट, दैट इज आईपी। वैल्यू ऑफ आईपी ग्रेजुअली कम डाउन टॉप टुवर्ड्स बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर आईपी का मान हमेशा घटते जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा, जिसका आईपी का मान कम होगा, और आईपी का मान ऊपर से नीचे घटता है। तो सोडियम भी क्रियाशील है, पोटासियम भी क्रियाशील है, लेकिन इसका ऑर्बिट जो है से बढ़ते जा रहा है, आईपी का मान घटता है इससे ज़्यादा। बहुत कुछ कर दिए, जीएस में इतना नहीं है, देखेंगे जब चैप्टर आएगा तो सब इतना सीखिए ना, इतना ही से काम चलाइए, आप समझिए। लेकिन साइंस समझने का चीज़ है। निम्नलिखित यौगिकों अणुओं में कौन सिंगल कोवैलेंट, फिर वही चीज आ गया, तो सिंगल कोवैलेंट ये होगा। तो ये क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन 17 होता है, 35 होता है, क्या करिएगा 2 8 7 हो गया। तो 2 क्लोरीन है ना, तो ऐसे देख लीजिए, पढ़े होंगे। इससे ये ऑक्टेट पूरा कर लिया, इससे पूरा कर लिया, तो सिंगल कोवैलेंट तो है, लेकिन एक ही का होता है। इसमें कीजिएगा तो क्या है, O2 है, तो 2 गो होगा। ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है, 2 6 है, तो 2 का शेयरिंग कर रहा है। तो कोवैलेंसी तो है लेकिन डबल का है। इसमें 3 है। आई तो खैर इलेक्ट्रोवैलेंट है, ई जो है इसका एग्जाम्पल है ही नहीं, इलेक्ट्रोवैलेंट का एग्जाम्पल है ये, जिसको आयनिक बॉन्ड भी कहता है। कहता क्या होता ही, फॉर्मेशन ऑफ आयन, दैट इज कटायन एनायन, पॉजिटिव निकट जहाँ होगा। तो ये तो आपका ये तो होगा नहीं, बचा ई कोवैलेंसी है, तो सिंगल कह रहा है। देख रहे हैं क्लोरीन का 7 है, तो ऑक्टेट के लिए इसको क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो इसका क्लोरीन इसका क्लोरीन, तो इसमें 7 है, एक इससे ले लिया तो ये पूरा कर ले, इससे लिया तो सिंगल कोवैलेंस। इसमें 2 है, डबल कोवैलेंट इसमें 3 है, सब कुछ कर दिए। सब रटने का चीज है, समझिए। कार्बन के समस्थानिकों में सबसे रेडियो सक्रिय कौन है, कार्बन। आंसर आपका ये हो गया। समस्थानिक अब क्या बोले हैं, जो ऐसा था जिसका परमाणु संख्या समान हो, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। तो देख रहे हैं सब जो है, ई तो खैर नहीं, ये तो बेंजीन है, इस पर तो आपको सोचना नहीं, ये थोड़ा भी समझ रहे हैं। अब ये सब कार्बन के समस्थानिक है, तो चाहे कार्बन 612 हो, 613 हो, C614 हो, सब जो है 4 का एलिमेंट है, ये ख्याल रखिएगा। इसीलिए कि कार्बन का परमाणु संख्या तो क्या होता है, 2 4 हो, वैलेंसी 4 है, तो 4 का ये एलिमेंट होगा, सीधी बात है। तो ये होगा।
अब कहता है कि रेडियो सक्रियता होता क्या है। तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट, किसी तत्व का वह खास गुण जो स्वतः अल्फा बीटा गामा का इमिशन करता है, उत्सर्जन करता है, वह घटना रेडियो सक्रियता कहलाती है और वह तत्व रेडियो सक्रिय कहलाता है। ये डिफिनीशन है कि ऐसा तत्व जो स्वतः अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन करता है वह रेडियो सक्रिय तत्व कहलाता है और ऐसी घटना रेडियो सक्रियता कहलाती है। डिफिनीशन हो गया। अब क्वेश्चन होता है कि कौन इमिट करता है, तो जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल रहेगा वही ज़्यादा इमिट करेगा। तो न्यूक्लियस में क्या पढ़ते हैं आप, टोटल जो फंडामेंटल पार्टिकल है, मॉलिक्यूल पार्टिकल्स क्या है, बड़े हैं पी ई और एन हो गया। तो जब आप बनाते हैं तो अगर ये टर्म है तो इस केंद्रक में क्या रहता है, पी प्लस एन रहता है। इलेक्ट्रॉन जो ऐसे चक्कर काटते रहता है, खास ऑर्बिट पर पढ़ेंगे हम लोग। तो पी प्लस एन, तो जितना एन बाई पी का वैल्यू जितना कम या अधिक होगा, तो यहाँ देखिए आपसे ये निकालिए, इसमें C612 है तो इसमें क्या होगा, P आपका कितना है 6, N कितना है 6, तो 6/6 क्या होगा 1 होगा। फिर इसमें कितना है, P जो है 6 तो सब में होगा और N जो है 7 है, तो 7/6 कीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ये जो है इसमें P है आपका 6 और N जो है 8, तो 8 में 6 से भाग दीजिएगा तो 1.7, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल यही है। तो वही पूछ रहा है, रटना नहीं है, सब रेडियो एक्टिव है, ये तो रेडियो एक्टिव है नहीं, लेकिन जितना अस्थायी होगा जिस तत्व का केंद्र, उतना ही वो आसानी से अल्फा बीटा गामा का इमिशन करेगा स्वतः। तो वैसा तत्व जिसका केंद्रक अस्थायी हो, यानी एन बाई पी का वैल्यू या तो कम हो या बहुत अधिक हो, अस्थायित्व के कारण अल्फा बीटा का स्वतः उत्सर्जन करता है स्पॉन्टेनियसली। रेडियो सक्रिय दो तरह का होता है कि नेचुरल एक आर्टिफिशियल, तो बम्बार्ड करके हम अभी नहीं बता रहे हैं, वो आपको जरूरत भी नहीं है। तो वैसा तत्व जिसका केंद्रक अस्थायी होने के कारण, यानी एन बाई पी का वैल्यू या तो 1 से बहुत कम हो या फिर अधिक हो, तो जो स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करता है वह रेडियो सक्रिय तत्व कहलाता है और सच फेनोमेना, वैसी घटना रेडियो सक्रियता कहलाती है। आई होप समझ गए होंगे। तो ये क्यों है, ABC कोई मीनिंग नहीं, सेट में बना लेते, कहीं देख लेते, रट लेते हैं, ऑप्शन बदल दिया जाएगा तो परेशान हो जाएगा। इस पर तो है ही नहीं, तो बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है। आगे करेंगे हम लोग, सब तो शुरू है आपका। अभिक्रिया में कौन अवकारक, लिख दिया रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपका आंसर ये हो गया। रिएक्शन में दिया हुआ C, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ही चैप्टर है, CO2 हो गया। तो अवकारक कैसे समझ लीजिए, इसको हम ऐसे समझाते हैं आप लोग को। देखिए शॉर्ट लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन, इधर लिख रहे हैं रिडक्शन। ये गुत्थी सुलझा लीजिए। ऑक्सीकरण का मतलब, सॉरी ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण, और रिडक्शन का मतलब अवकरण। हो गया। तो ये पहले ये समझ लीजिए, एकदम लेटेस्ट ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोना क्या है, ऑक्सीकरण है। तो ये क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का प्राप्त करना क्या है, अवकरण है। अब देखिए जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो जो होगा Ra होगा, अवकारक, रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें और भी कुछ बात सीखना पड़ेगा। जिसका जो रिडक्शन होगा
ओ ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक मतलब ओ ए, बुद्धि सुलझा लीजिए, जिसका ऑक्सीकरण ओ अकारक, रिड्यूस, अंग्रेजी थोड़ा बहुत तो पढ़, रिड्यूस मीन्स घट जाना, क्या घट गया, एनर्जी घट गया, एनर्जी यहाँ क्या, इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यू टर्म ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यू टर्म ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीकरण ओ अवकारक और जिसका अवकरण ओ ऑक्सीकारक, कुछ है, कुछ तो है नहीं, एक सा कर दिए, हो गया। अब कह रहा है सी, एक चीज और सीखना पड़ेगा, कोई जब एलिमेंटल और फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट होता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, समझे। तो यहां पर इसी को देख लीजिए, देखिए ये C+O2 है, यही लिखा हुआ है, CO2 हो गया, हो गया। तो क्या कह रहा, फ्री स्टेट में स्वतंत्र है, ये किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गया। लेकिन यहां पर क्या देखते हैं, ऑक्सीजन, आपको कार्बन का पता नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का जो होता है 8 होता है, आप जानते हैं। तो क्या कीजिएगा, 2 6, तो ऑक्सीजन में इसीलिए ना -2 लिखा जाता है। तो 2 गो ऑक्सीजन है तो क्या हो गया, 2 गो ऑक्सीजन के लिए 4 गो हो गया, तो यहाँ पर प्लस हो गया। तो क्या देख रहे हैं, 0 से प्लस हो गया, 0 से प्लस हो गया। तो 0 से प्लस हो गया मतलब यहाँ जो था कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया। तो इलेक्ट्रॉन खो देना ही तो ऑक्सीडेशन है, जिसका ऑक्सीडेशन ना हो तो वही तो अपकारक होता है। तो ये जो हो गया आपका RA हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो हो गया OA हो गया। लंबच्चा जैसा कर दिए, किसी भी तत्व जो होता है स्वतंत्र अवस्था में फ्री स्टेट में होता है, और सारे रेडकिल वगैरह सब बताएंगे, तो उसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। किसी कंपाउंड में सम वैल्यू भी 0 होता है, तो ऐसा आएगा। अभी तो एक के सेट है, बहुत सारा सेट बना हुआ, देखते चलिए, अब ज़्यादा क्या बोले। तो ये अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्री स्टेट में था तो 0 है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के साथ आया तो इसका क्या हो, ऑक्सीजन ये इसके तुलना में ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो जैसे इसको खींच लिया तो एक ऑक्सीजन के लिए -2, तो 2 ऑक्सीजन -4, तो यहाँ पर प्लस हो गया। तो 0 से क्या हो गया, +4 हो गया। तो 0 से प्लस हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो इलेक्ट्रॉन खोना ही तो ऑक्सीकरण है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अवकारक होता है। यहाँ देखिए कैसे किया हुआ है, ये आपका आंसर हो गया, ये तो होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। जो कंसेप्ट का चीज है, ऐसा बहुत चीज मिलेगा, हम लोग चर्चा करेंगे। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में सबसे क्रियाशील वही है। तो यहाँ देखिए ये सब जो है वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसको आप पढ़ते हैं मीथेन, इसको पढ़ते हैं आप ईथेन, इसको पढ़ते हैं इथिलीन, ये जो पढ़ते हैं एसीटाइलिन, हो गया। ये जो है से ऐसे समझिए, ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, हो गया। ये जो है से डबल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर भी कर देते हैं, और ये जो है से ट्रिपल बॉन्ड है, हो गया। तो टेक्निक के रूप में ये सब जो है से इसको अल्केन बोलते हैं, ये दोनों अल्केन है, ये अल्कीन है, अल्काइन है। इसका एग्जाम्पल लिख दिए हैं, अल्केन है, ये नहीं देख रहे हैं, मीथेन ईथेन है, ये जो है अल्कीन है, ये जो है से
अल्काइन है। सब चीज लिख दिए हैं एक के साथ में। सेट से कुछ नहीं होता, आप खाली मन का भरम। एक बार पढ़िए सेट, अपने दोनों हाथ से बनाइएगा, दोनों हाथ से, जो आपके सेट में क्वेश्चन रहता है। हो गया। तो जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगा, क्रियाशीलता बढ़ेगी, ख्याल रखिएगा। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर करेंगे तो क्या होगा, सी सी सी, यही ना है। हो गया। और भी एक चीज सीख लीजिए, बीपीएससी में 2 साल पहले पूछा था, जो बेंजीन में कितना सिग्मा और पाई बॉन्ड है। कुछ नहीं है, रट लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। एक बच्चे जो होते हैं हमारे रटिए लिए थे, अब कुछ जानता नहीं है, ये भी सच है। तो ये सब जो है से ये सिग्मा बॉन्ड है। तो पूछेगा जब मीथेन में कितना सिग्मा बॉन्ड है, 4, क्या है, कुछ है। हो गया। इसका जब इथेन भी तो वही होगा, तो इसका भी तो ऐसी होगा, सी सी। हो गया। सब यहां नहीं है, इसका मतलब ये है इथेन हो गया। तो दोनों तो सिंगल बॉन्ड है। इसको आप स्ट्रक्चर करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये H है, ये H है, ये H है, ये तो देख रहे हैं यहां डबल बॉन्ड हो गया। तो डबल बॉन्ड में एक जो होगा सिग्मा, एक पाई होगा। तो जैसे जैसे दो भाषा में, दो मॉडल में कह रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हमेशा रिएक्टिव होता है, ट्रिपल बॉन्ड मोस्ट रिएक्टिव होता है। हो गया। सिंगल बॉन्ड में केवल जो होता है सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल में एक सिग्मा एक पाई। तो ट्रिपल में क्या होगा, 2 पाई 1 सिग्मा। तो इसी को अगर हम यहां पर एसिटिलीन को करेंगे तो क्या होगा, देखिए सी। हो गया। तो H तो होगा ही यहां आए, देखिए सिग्मा है, ये सॉरी ये पाई है, ये सिग्मा है, ये हो गया। देख रहे हैं सिग्मा से पाई बढ़ते रहा। तो क्वेश्चन जो कह रहा है सर्वाधिक क्रियाशील, ABC मत करिए, यहां से जितना चीज समझ लीजिए। क्वेश्चन कहीं का प्रीवियस या जो बना कर देखिए, देखिए इतने सुन के जो क्या आपका बचता है। साइंस थोड़ो पढ़ने का चीज है, ठीक है। फिर भी सब चैप्टर चलेगा तो पढ़िएगा आप लोग। अंतिम क्वेश्चन है, चलिए खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये इसको पढ़िएगा आप लोग। सोडियम बाइकार्बोनेट। हो गया। इसको पढ़िएगा सोडियम क्लोराइड। हो गया। इसी को टेबल साल्ट कहते हैं, यही ना आप लोग रटते हैं, टेबल साल्ट जो हम लोग उपयोग करते हैं, खाते हैं। ये CaSO4 है, कैल्शियम, और कुछ बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट पढ़िएगा। ये सोडियम सल्फेट है, ठीक है। तो इसी को वॉशिंग सोडा कहता है, वॉशिंग सोडा, जिसको धोबिया सोडा, ठीक है। H2O कम रहेगा तो देर से घुलेगा। अब इस पर थोड़ा जो आपका क्वेश्चन है, यही जो है हम लोग पीते हैं कुछ ड्रिंक, सॉरी ड्रिंक नहीं है, तो ये डाइजेशन को बढ़ा देता है। या फिर देखते हैं 15 अगस्त चाहे 26 जनवरी को जो आप देखते हैं हमारा नेशनल स्वीट्स है जलेबी, तो ये सब ध्यान व्यवहारिक में समझिए। तो यही जो है से बेकिंग सोडा, अगर मान लिया कि किसी दुकानदार को ये पता है जो 50 केजी हम 26 जनवरी को बेचेंगे जिलेबी, तो उतना मैदा को वो क्या करेगा, सड़ाएगा, समझे। सड़ाना फर्मेंटेशन है, केमिस्ट्री चाहे बायोलॉजी में पढ़ेंगे, किण्वीकरण। मैदा जितना सड़ेगा उतना ही आपका जिलेबी मुलायम मिलेगा, समझे। तो उसको अंदाजा रहता है जो 100 केजी 500 केजी 1000 केजी बेचेंगे तो उतना मैदा को क्या करता है, पानी में रख देता है सड़ने के लिए। और सड़ेगा तो देखिएगा नाक नहीं दे पा। जब फर्मेंटेशन कार्बोहाइड्रेट का होता है, ये सब चैप्टर हम पढ़ाएंगे, तो इथाइल अल्कोहल बनता है C2H5OH, और उसमें बुलबुला जो निकलते रहता है CO2 निकलते रहता है। तो जितना वो सड़ेगा, इधर आम बोलचाल के भाषा होगा, साइंस के केमिस्ट्री या बायोलॉजी में उसको फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वीकरण। जितना किण्वीकृत होगा उतना ही CO2 निकलेगा, बुलबुलाई करेगा। यहाँ तक तो आपका ठीक है।
अब ह्यूमन का नेचर है, हम आप जैसे हैं, सब लोग एक ही हैं, लगभग एक ही है। तो आपको वजन से लेना होता है जिलेबी तो आप देखते वजन कर लेते हैं, लेकिन आपको ह्यूमन का नेचर है, हम भी जाएंगे तो वही करेंगे। ऐसा नहीं हम टीचर हैं तो हम कुछ और कर देंगे, ऐसा नहीं। तो पीस पर लेना होगा तो हर आदमी चाहेगा थोड़ा बड़ा हो मोटा हो, तो क्या करेगा, उसको तो घाटा लग जाएगा। तो यही बेकिंग सोडा, खाबर सोडा जिसको कहते हैं सोडियम बाइक, इसी को क्या करता है, छीट देता है। तो वही जिलेबी जो है से फूल जाएगा, आपको बड़ा दिखेगा तो झट से लपक कर ले आते हैं आप, लेकिन उसको घाटा लगेगा। अगर ना मान लिया कि जितना उसने एस्टिमेट किया जो 500 केजी हमको बेचना, फिर तुरंत जरूरत हो गया हम आप गए, तो यही नहीं, तो ये जिलेबी आपको मुलायम नहीं लेगा, मोटा नहीं लेगा, चिमर लगेगा, दांत में सट जाएगा। आज से हमारे आपके घर में, बिहार के यूपी में तो देखते हैं छठ पर बड़ा ही होता है, पुआ पूरी बनता है, तो हमारी घर की महिलाएं जो है यही खाबर सोडा थोड़ा छीट देती है, समझ रहे हैं, छीट देती है। तो इफरवेशन फदफदा जैसे क्या होगा, फूल जाएगा। तो यही बेकिंग सोडा, खाबर सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये टेबल साल्ट सब बोल दिए, वॉशिंग सोडा है जिसको धोबिया सोडा बोलते हैं, ये टेबल साल्ट है। ऑलमोस्ट ये सब आपका हो गया है। धीरे धीरे ऐसे सब सब्जेक्ट का जो है, जो कुछ हम जानते हैं थोड़ा बहुत आप लोग के बीच आएंगे। जुड़ते रहिए, सहयोग करिए और देखिए कि हम कितना आपके लिए कारगर सिद्ध होते हैं। अभी तो क्वेश्चन ले रहे हैं, टॉपिक वाइज सब हम लोग करने जा रहे हैं, दरोगा, बीपीएससी वगैरह वगैरह। और अभी क्या बोले, ठीक तो रहेगा नहीं, कुछ दिनों के बाद हम लोग मेंस का, बीपीएससी मेंस का, जीएस का होता है। तो अभी बहुत बच्चे हमको जानते भी हैं, इतना दिन से इस दौड़ में है, तो अभी तो आप लोगों से जुड़ने के लिए शुरू कर दिए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी जो है, जो हम जानते हैं, कुछ टीचर एक आध दो और भी आएंगे मेरे साथ थोड़ा दिन के बाद। हो सकता है ये 71वीं के मेंस का भी हम लोग कुछ दिन के बाद थोड़ा उस पर करेंगे, हाउ टू राइट, कैसे आप लिखें, कितना बेहतर लिखें और कितना प्रभावशाली आंसर लिखें, समझे। तो धीरे धीरे हमको आप परखिए, हमारी कोशिश होगी जो आपके लिए अच्छा करे। इसमें कितना खड़ा उतरते हैं आप लोग के पैमाना से, वो तो वक्त बताएगा। अभी मेरा अपना काम है, ईमानदारी से करते हैं।